अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, चीन के दौरे पर मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ अहम मुलाकात की है। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब दहशतगर्दी और मौसमियाती तग़य्युरात से शदीद मुतासर ममालिक में शामिल पाकिस्तान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह हिमायत की है। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद से जारी एलामिया कहता है कि चीनी सदर ने कहा कि चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। सरकारी न्यूज़ एजेंसी APP का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी और CPEC के अपग्रेडेड सेकेंड फेज़ के लिए काम करने की ख्वाहिश का अयादा किया। इस मुलाकात में सिक्योरिटी इशूज़ भी डिस्कस हुए हैं नाज़रीन, और चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसी शनवा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में मौजूद चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाने का वादा किया है। इस सारी सूरत हाल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन पर हम अपने पैनल से जानना चाहेंगे कि दहशतगर्दी और क्लाइमेट चेंजेस पर चीन से हम क्या सीख सकते हैं और वो हमारी मदद क्या कर सकता है। अफगानिस्तान में भारी सरमायाकारी करने वाला चीन क्या पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकने पर काबुल पर दबाव डाल सकता है? इस सिलसिले में हमारी कोई मदद कर सकता है? स्टूडियोज़ में दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं जवाद फैज़ी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं इफ्तिखार शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉन न्यूज़ के लिए एंकर पर्सन के तौर पर काम करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। मोहम्मद नौशाद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, लाहौर से वीडियो लिंक पर, सीनियर तज्जियाकार। और हमारे ब्यूरो चीफ न्यूज़ 1 कराची के लिए इम्तियाज़ फ़ारान साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। इफ्तिखार शराजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन आपकी इजाज़त से मेरे ख्याल में आज पहले प्रोग्राम का आगाज़ जो जवाद फैज़ी साहब से कर लेते हैं। जवाद फैज़ी साहब, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की चीनी सदर से जो अहम मुलाकात हुई है भारत के अमेरिका से मायूस होने के बाद और नरेंद्र मोदी की यहाँ चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मुलाकात के बाद ये मुलाकात हुई है, तो आपको नहीं लगता कि मुलाकात गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी है, ख़ासतौर पर भारत के जिस तरह से मामलात बिगड़ते हुए में दिखाई दे रहे हैं अमेरिका के साथ उसके बाद? सर देखिए, आप अमेरिका से शुरू हो जाइए और उसके बाद यूक्रेन रशिया के मामलात पे चले जाइए, यूरोप को देख लीजिए, सारी सूरत हाल में, और ख़ास तौर पे जिस तरह आपने ज़िक्र किया है हिंदुस्तान का और नरेंद्र मोदी का और उसकी पॉलिसीज़ का, उसके झूठों का, उसके उन झूठ के पलंदों का, पहलगाम के हवाले से पाकिस्तान पे इल्ज़ामात का, उसके बाद तो हिंदुस्तान मुंह दिखाने जोगा नहीं रहा। और हमने दिफाई एतबार से, हमने मीडियाई एतबार से, और फिर हमने इस्तेहकाम और यकजहती के हवाले से जो मैसेज दिया कि हम वाकई आहनी दीवार हैं। और बड़ा ही अच्छा समा था जब तमाम के तमाम वो मकातीब फ़िक्र हों, वो सियासी जमातें हों, वो यकजात थी, यकजान थी, मुज्तमे थी और एक आवाज़ थी। लिहाजा ये मैसेज भी पूरी दुनिया को चला गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुसलसल और बार बार हिंदुस्तान के 5 फिर 6 और 7 तैयारों को मार गिराने की बात जो पाकिस्तान ने मार गिराए, उसके बाद जो सूरत हाल हुई, फिर जो पाकिस्तान पे टैरिफ था वो कम हुआ, हिंदुस्तान पे बढ़ाया गया, और फिर उसके बाद जब हिंदुस्तान ने उसमें मज़ीद बातचीत की बात की तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि नहीं, उन वक्त गुजर चुका है। लिहाजा ये सारी चीज़ें अब आ जाते हैं हालिया दौरा चीन, और फिर ख़ास तौर पे SCO कॉन्फ्रेंस के बाद जो चीनी सदर के साथ मुलाकात हुई है, उसमें जिस तरह पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जितनी भी कुर्बानियाँ हैं, उसमें मुआशी नुकसानात हैं, जानी नुकसानात हैं, फ़ौजी जवानों के नुकसानात हैं, हमारी माओ बहनों बेटियों बुज़ुर्गों बच्चों के नुकसानात हैं जो जानी, उसका एतराफ़ भी किया गया और उसके साथ इस अज़्म का इजहार भी किया गया कि मिल के आगे बढ़ा जाएगा। और आखिरी जुमला ये भी कहना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो आपने बात की उसमें यकीनन, और आपने देखा है हालिया दिनों में अभी हिंदुस्तान की तरफ से हम पे हमला नहीं हुआ था, जारहियत नहीं हुई थी कि हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार वो अफ़गानिस्तान गए, वहाँ पे जाके मज़ाकरात हुए, फिर सैफ़रीकी मज़ाकरात हुए, न सिर्फ अफ़गानिस्तान में हुए बल्कि पाकिस्तान में भी हुए। तो चीन डेफिनेटली, चीन भी चाहता है कि 1 बेल्ट 1 रोड और CPEC के मामलात जो हैं वो बेहतर अंदाज में चलें और
चीन डेफिनेटली वो प्रेशर डालेगा अफगानिस्तान की हुकूमत पर और ये कहेगा कि हमने अगर सरमायाकारी करनी है और आपने भी अगर इज्जत के साथ रहना है, पनपना है, आगे बढ़ना है, तो फिर ऐसी हरकतों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ठीक है, आपको लगता है कि चाइना इसमें हमें मदद दे रहा होगा, हमारे लिए यकीनन अफगानिस्तान के साथ वो बात कर रहा होगा। आपने सारी पॉजिटिव बातें कही हैं, फैजी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन एक जो थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा मनफी तासुर जो एक चीज़ दी गई, वो शराजी साहब मैं आपसे पूछ लेती हूँ। एससीओ कॉन्फ्रेंस का जब एलामिया जारी किया गया तो उसमें जो पहलगाम वाक़या है उसकी मजम्मत की गई है। अब पहलगाम पर हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ऐसा कुछ तो कभी हुआ ही नहीं, ये तो भारत ने सारा ड्रामा रचाया। तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग कुछ है? शराजी साहब। आसमा बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट मेरा ख़्याल नहीं है कि जो इस वक्त इम्प्रेशन आप दे रही हैं या कुछ हमारे नाजरीन ने लिया है वो दुरुस्त है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पहलगाम का वाक़या हो या पुलवामा का वाक़या हो या हिंदुस्तान के अंदर होने वाला कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या हो, आप तारीख़ उठा के लें कि पाकिस्तान ने हर उस एक्शन की कंडेमनेशन के हवाले से स्टेटमेंट जारी की है। तो पहलगाम को तो पाकिस्तान भी कंडेम करता है, हम तो कहते हैं कि इट वॉज एक्ट ऑफ टेररिज्म, और हमने तो एक एक्स्ट्रा माइल गए और हमने कहा कि आपको मुतमईन करने के लिए अगर आप समझते हैं कि आपका पड़ोसी इसमें इन्वॉल्व है तो हम इसकी आज़ाद तहकीकात भी करवा लेते हैं और किसी इंटरनेशनल फोरम पे करवाते हैं ताकि इसमें कोई शक बाकी न रहे। तो मेरा ख्याल में ये स्टेटमेंट आना हमारे लिए किसी सूरत भी परेशान कुन नहीं है। पर मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह पाकिस्तान को एंगेज किया गया, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह दहशतगर्दी को कंडेम किया गया और साइड लाइन्स के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर की वो प्रेसिडेंट शी के साथ मुलाकात हो या पुतिन साहब के साथ हों या उर्दवान साहब के साथ मुलाकातें हों, वो इस बात की अब गमाजी कर रही हैं आसमा कि इस फोरम पे भी पाकिस्तान का जो किरदार है बड़ा कलीदी है। गोया कि सेंट्रल एशिया को फार ईस्ट से मिलाना हो या एक ट्रेड कैरिडोर बनाना हो और उसको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में ले आना हो, पाकिस्तान के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ चीन, वो तो हमारा एक पुराना टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, बट दीगर ममालिक भी बड़े डेस्परेट हैं कि पाकिस्तान को फोर फ्रंट पे रख के इस फोरम को आगे ले जाया जाए ताकि ये जो एक नई हम दुनिया तख्लीक करने जा रहे हैं जिसमें आपने देखा ना कि एक नए बैंक बनाने की बात भी हुई है ताकि डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उस पर खात्मा हो। इससे पहले आप देखें 2-4 माह पहले इनफैक्ट चीन ने एक आलमी फोरम बनाया, एक अदालत बनाई है। तो गोया कि अब चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं कि जहाँ पे अब सिर्फ हमने यूएन की तरफ नहीं देखना, हमने स्टेट बैंक अपना मरकजी जो आलमी बैंक उसकी तरफ नहीं देखना, हमने IMF की नहीं तरफ देखना, अब हमने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए फोरम भी बना रहे हैं और फाइनेंशियल फोरम्स भी बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक नई दुनिया तख्लीक होने जा रही है, इसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा कलीदी नजर आ रहा है मुझे। ठीक हो गया जी, पाकिस्तान का किरदार बड़ा कलीदी है, लेकिन बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, ज़ाहिर है इंसानी किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान में इस्तेहकाम तो होना चाहिए और उस इस्तेहकाम के लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान ये जो दहशतगर्दी की लानत है इससे किसी तौर निजात हासिल करे। तो दहशतगर्दी की बात हो रही है तो इम्तियाज़ साहब, मैं दहशतगर्दी से जुड़ा सवाल ये आपके सामने रखना चाहूँगी कि जो थिंक टैंक है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, उसकी रिपोर्ट जो आज मीडिया में जारी की गई है, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि ये महीना फरवरी 2014 के बाद सबसे मोहलिक साबित हुआ है पाकिस्तान के लिए। जुलाई के मुकाबले में अस्करी हमलों की तादाद में 74%, 74% इस महीने के दौरान, ये जो हम अगस्त की बात कर रहे हैं, इसमें इजाफा हुआ है। तो आपको लगता है कि चाइना इसके अंदर हमारी कुछ मजीद मदद कर सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसकी अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी भी है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर? आसमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल डेफिनेट कर सकता है। और आप ये जो अस्करी जो हमले बढ़ जाते हैं हमारे नार्दर्न ये अपना बाजोड़ वगैरह में या बलूचिस्तान के अंदर, आप उसको नोट कीजिएगा। जब जब पाकिस्तान किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाना होता है या अटेंड कर रहा होता है, चाहे वो SCO हो या कोई एक विजिट हो, तो तब इस तरह के मामला ज़्यादा आपको नजर आएंगे। इट मीन्स के जो दहशतगर्द ग्रुप है, चाहे वो फितनतुल खवारिज हो, फितनतुल हिंद हो, उनको बाकायदा ऑपरेट करने वालों को पता होता है कि अगर इंटरनेशनल खबर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ या पाकिस्तान के किसी भी आला ओहदेदार के साथ अगर कोई खबर आ रही है तो उसके साथ ये बात भी डिस्कस हो। एक जमाने में आपको याद होगा कराची जब काबू में नहीं था तो कराची और K4 कराची, K4 कश्मीर बहुत डिस्कस होता था, और कभी भी कोई इंटरनेशनल फोरम पे कोई मामला हो तो कराची में कोई ना कोई इवेंट
ऐसा हो जाता था कि जो आलमी खबरों का ऐसे हिस्सा ही है। बनता था। तो मैं समझता हूँ ये उसका हिस्सा है। और लेकिन चाइना का जो मामला है, चाइना 100% कर सकता है। उसकी वजह यह है कि जो अभी जवाद फैजी साहब एक बात कह रहे थे, बात बिल्कुल सही है। हमारे नायब वजीर आजम और जो ट्राई सेफरी जो मुज़ाकरात हुए थे अफगानिस्तान में, पहले ऐसे नहीं हुए थे। उससे पहले चाइना के जो नुमाइंदे थे उन्होंने जाके अफगान गवर्नमेंट से बात की थी और उसके बाद ये सेफरी की हमारे एक डायलॉग हुए थे, बातचीत हुई थी और सारी चीजें हुई। उसके बाद आपने देखा कि अफगानिस्तान मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम पे जहाँ पाकिस्तान की मौजूदगी थी नजर आया। गो के उसकी तरफ से उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं है जो मैं और आप तवक्को कर रहे हैं और जो अफगानिस्तान को करना चाहिए। क्योंकि अफगानिस्तान आज भी अस्मा ऐसी कंट्री है कि जिसने पाकिस्तान को ऑन डॉक्यूमेंट, जो किसी एक बहुत बड़ा सरकारी दस्तावेज हो, उसमें पाकिस्तान को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, चाहे इससे पहले की गवर्नमेंट हुकूमतें हो, मुजाहिदीन की हुकूमत हो या तालिबान की हो या मौजूदा हुकूमत हो। ये हालांकि हमारी डिमांड होनी चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं। हम समझते हैं कि जब हमारी वहाँ पे एक्सिस है, हम बातचीत करते हैं, सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन जो SCO थी उसके अंदर एक और बड़ी अहम बात हुई है। जैसे टर्की था, अर्दवान जो साहब जो है टर्की मेंबर मुल्क नहीं है, लेकिन उनकी अटेंडेंस वहां पे भरपूर नजर आई। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो तमाम ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान के एक आर्मी के सरबराह थे, मुसल्लह अफवाज के सरबराह थे, फील्ड मार्शल आपको नजर आए। और आपने ये देखा उनकी जिस कंट्री के सरबराहों से मुलाकात हुई, जो फोटेजेस मिल रही है, तो आपको बहुत पॉजिटिव आपको रेस्पॉन्स दिख रहा है कि एक फील्ड मार्शल, अमूमन इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं उनको इस तरह की यानी अटेंडेंस नहीं होती, अगर होती भी है तो उस तरह पजीराई नहीं होती। लेकिन ये इसको भी हमें एक अच्छे पदाय में देखना चाहिए। ठीक है, आप ये समझते हैं कि SCO कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान के लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं, पॉजिटिव खबरें जो हैं वो सामने आई हैं, और जब हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात करते हैं तो उसके लिए भी एक पॉजिटिव रोल जो है चाइना खास तौर पर वो प्ले कर सकता है पाकिस्तान के लिए। एक और चीज़ जिसमें चाइना के किरदार की बड़ी बात होती है, चाइना का उसमें बड़ा नाम भी है, चाइना के अंदर वहाँ की फ़ौज और अवाम मिलकर वो कर भी रहे हैं उससे निपटने के लिए। मैं क्लाइमेट चेंज की बात कर रही हूँ नौशाद अली साहब। क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो चाइना से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुल्क ने इसमें कुछ एक काम किया है, क्योंकि वहाँ पर फ़ौज को देख लें, उनकी फ़ौज जो है वो अवाम के साथ मिलकर शजरकारी तक की जो मुहिम है उसमें हिस्सा लेती है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा हमारे लिए इस वक्त चैलेंज है, जो भी इस मुल्क में सैलाब की सी सूरत हाल है और जिस तरह से क्लाइमेट चेंजेस से हम लोग मुतासर हो रहे हैं, पाकिस्तान मुतासर हो रहा है, तो चाइना वो मुल्क है जो हमें मदद दे सकता है, क्योंकि बाकी जहाँ से फाइनेंसेस हमें मिलने चाहिए वो तो नहीं मिल रहे हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं क्लाइमेट के ऊपर यकीनन बात करता हूँ, लेकिन 2-3 बातें मैं सिर्फ छोटी छोटी आपको अर्ज कर दूँ। ये जो बात पहले की गई है दहशतगर्दी से मुतल्लिक, देखिए अगर आप इसका इलामिया पढ़ें तो आपको ऐसा महसूस होता है कि ये इलामिया पाकिस्तान का लिखा हुआ इलामिया है जो कि वहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। अगर आप मुझसे, मैं उसको जब पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसी फील आती है, क्योंकि उसमें सरहद पार नकलो हरकत की बात भी कर दी गई है, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंद की और दहशतगर्दों की जो डेफिनेशन है, और ख़ास तौर पर ये जो किराए के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जो हमें मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये कहा कि BLA हो या ये बाकी दहशतगर्द तंजीमें हों, ये फाइनेंशियल टेररिज्म जो है वो करवाते हैं, भारत इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो मैं ये समझता हूँ सिर्फ पहलगाम वाक़े का मामला नहीं। पहलगाम तो हमने कहा कि वो दहशतगर्दी है, हमने उसकी मजम्मत भी की, तो वो अगर आ भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल मामला ये है जो इस सारी चीज को तस्लीम किए जाना, जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और फिर उसके बाद ये कहा जाना कि जी इंटरनेशनली इसको, दहशतगर्दी को इंटरनेशनली डील करने की जरूरत है, और ये जो रुकन ममालिक हैं ये मिलकर दहशतगर्दी खत्म करेंगे और बॉर्डर, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है और जो सरहद पार ये नकलो हरकत होती है, इस पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत के हाथ काट दिए गए। पाकिस्तान में जो वो कम अज कम जो इलामिये की हद तक भारत की जो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो पिछले कई अरसे से, कई सालों से कर रहा है, उसका रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। और रास्ता रोकने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ रखा हुआ था दुनिया के सामने, उसको आज SCO के ऊपर भी जो है वो तस्लीम कर लिया गया। तो इससे आने वाले वक्तों में ये जो आपने रिपोर्ट पेश की थी, ये जो हमारे यहाँ स्ट्रेटेजिक स्टडी की, ये जो दहशतगर्दी है इस पर देखने में कंट्रोल देखने में आएगा। क्यों? इसलिए कि अफगानिस्तान के जरिए जो दहशतगर्दी की जा रही थी, अब अफगानिस्तान को भी मजबूर किया जाएगा, और भारत को भी ये बात समझ आ गई है कि ये जो सबूत दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं उसके बिहाफ पे इसके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर वो बाज नहीं आएगा भारत,
तो फिर दुनिया जो है ना उसके लिए कोई और तरीकेकार इख्तियार करेगी। ये तो मामला है दहशतगर्दी का। ठीक। जो क्लाइमेट चेंज का मसला, देखिए बात क्या है, बात यह है कि इट्स नॉट अबाउट कि चीन हमारी हेल्प करे या दुनिया हमारी हेल्प करे। यकीनन हम ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि हम इससे अकेले नहीं निपट सकते, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हमें आइंदा 7 सालों में 348 बिलियन डॉलर्स चाहिए। 348 बिलियन डॉलर इज द हेल ऑफ अमाउंट, मतलब ये कोई छोटी रकम नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सी चीजें जो हैं वो अपनी भी दुरुस्त करनी पड़ेगी। हमें ये याद रखना चाहिए कि 2022 बस मुझे चाइना का बता दीजिएगा नौशाद साहब, उसका हम 20% ले पाए। चलिए ठीक है, अब ब्रेक का टाइम हो गया नौशाद साहब। सलाहियत जो है ना, कह सकता हूं? जी 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 प्लीज प्लीज। मैं एक आई एम सॉरी नौशाद साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। जी फैजी एक साहब तो फरमाइएगा। आसमा ये यहाँ पे भी अगर चोलिस्तान आप चले जाएं, बहुत सारी बातें हमारे सामने नहीं आ रही। बहुत जल्द आप देख पाएंगे कि वो सरसब्जो शादाब होगा। दूसरी अहम बात ये जो आपने बात की, डेफिनेटली हमें उनसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी हासिल की भी है, कर भी रहे हैं, और चीन इस कदर साथ देगा कि एक जुमला ये कि आप देख लीजिए जब शाहराह कराक्रम बनी थी ना, शाहराह रेशम, आज भी आप गिलगित में चले जाएं, वहाँ पे जो शहदा का कब्रिस्तान है ना, चाइनीज शहदा का, उसमें 20 कब्रें, उसमें कोई दफन नहीं है, लेकिन उन्होंने कब्रें बना रखी हैं कि अगर ये मजदूर, अगर ये इंजीनियर मिल जाते हैं कभी तो इनको यहाँ दफन कर दिया जाएगा। इस हवाले से बहरहाल वो अपने ऊपर एतमाद भी रखते हैं और पाकिस्तान के साथ भी वो मिलकर चलेंगे और दहशतगर्दी कम होगी इंशाअल्लाह। चलें जी, दहशतगर्दी भी कम होगी, और ये जो हम कुछ माहौलियाती तब्दीली की बात करते हैं उसमें चाइना क्या किरदार अदा कर सकता है, इस पर तो हमने बात की है, लेकिन हम खुद क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, और ये जो तब्दीलियों की वजह से, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हम नुकसानात उठा रहे हैं। ख़ासतौर पर अभी जो सैलाब मौजूद है, कहा यह जा रहा है कि करीबन 1000 के लोगों की तादाद बताई जा रही है जो इसकी वजह से अमवात का शिकार हुए हैं। जानवर कितने इसमें बह गए हैं, कितना नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हो गई हैं, महंगाई का तूफान आने वाला है। ये सारी चीज़ें एक ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की जानिब बढ़ने वाली खामोश तबाहियों की। क्लाइमेट चेंज से मुतासर ममालिक में नाज़रीन पाकिस्तान का शुमार आज पहले नंबर पर होता है, लेकिन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक 2021 तक पाकिस्तान का शुमार मुतासरा ममालिक के टॉप 10 इंडेक्स में नहीं था, यानी चंद बरसों में ये बला तेज़ी से पाकिस्तान की जानिब बढ़ रही है। हमें याद है कि 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान की 1/3 हिस्से को ज़ेरे आब कर डाला था, जिससे 33 मिलियन से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए थे और 1700 अमवात हुई थी। हमें लगभग $30 बिलियन से ज़्यादा का माशी नुकसान हुआ था, और अब महज 3 बरस बाद हम फिर सैलाब में घिरे हुए हैं। मुतासरीन की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। तकरीबन 3000 मोज़ाजात ज़ेरे आब हैं। सूरत हाल यह है नाज़रीन के ऊपर आसमान से बादल बरसते हैं, गैर मामूली बारिशें होती हैं, और पीछे भारत अपने डैमों के मुंह खोल देता है। लाखों क्यूसेक का पानी सैलाबी रैली की शक्ल में पाकिस्तान की जानिब बढ़ता है और आस पास की बस्तियाँ ताराज करता चला जाता है। लेकिन मसला सिर्फ सैलाब और बारिशें नहीं हैं। शदीद मौसम, दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा, बारिशें होना और कभी ना होना या बेवक्त होना हमारी ज़मीन ही नहीं, हमारी रूटीन लाइफ को भी बदल नहीं रहा बल्कि बदल चुका है। कहा यह जा रहा है कि मौसम की गैर यकीनियाँ, शिद्दत और बेरहमी आने वाले दिनों में मज़ीद सख्त होगी। जुल्म यह है कि वो जुर्म जो पाकिस्तान ने किया ही नहीं है नाज़रीन, यानी माहौलियाती आलूदगी में हमारे हिस्से की बात करें तो 1% भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसको भुगत ज़रूर रहा है। अब ये मुसीबत हमारे गले तो पड़ चुकी है। सवाल यह है कि हमें इससे निमटना कैसे है, जान कैसे छुड़ानी है, क्या तदाबीर इख्तियार करना होंगी और कैसे इससे महफूज रहना होगा। शराजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप चाइना के हवाले से कुछ बता रहे थे जब मैं बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान का तो ये जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजूहात, जो भी चीज़ें बन रही हैं, हमारा तो उसमें कोई शेयर ही नहीं है, तो ये भुगतना लेकिन हमें पड़ रहा है और इस बुरी तरह से भुगतना पड़ रहा है। शराजी साहब, 0.05% गोया की कंट्रीब्यूशन है जो ग्रीन हाउस एमिशन के अंदर पाकिस्तान का, जो बेयर मिनिमम रखा गया, शायद उससे भी हम नीचे अभी तक कमिट कर रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में दुनिया में यूरोप और अमेरिका तो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, बट हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान और चीन भी गोया के इस माहौलियाती आलूदगी में मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पे ममालिक जाने जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसको लेके कॉन्फ्रेंसेस तो दुनिया में होती रही हैं। आपको मालूम है कि इस हवाले से एक एग्रीमेंट भी हुआ था जिससे अमेरिका जैसा मुल्क बाहर निकल गया था, जो कमिटमेंट्स दी गई थी सारी पीछे चली गई। और क्लाइमेट चेंज को लेके जो एक फ़ंड रेज होता है, उसमें भी जो क्लाइमेट चेंज के अंदर एक तरह से नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करने वाले ममालिक के 85% वो लेके चले जाते हैं, 15% बाकी ममालिक के लिए बचता है।
तो मेरे ख्याल में अब हम इंतज़ार तो कर नहीं सकते कि दुनिया इस मामले को बड़ा संजीदगी से नहीं, तो लेगी। हमें तो शराजी साहब ये क्लाइमेट फाइनेंस का सिर्फ 3% मिलता है ना, तो ये जी, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है जीरा ना, भी नहीं कह सकते इसको, ये तो कुछ इसको भी नहीं। रिवर्स होना चाहिए। गोया कि इसमें होना तो ये चाहिए कि जो इफेक्ट हो रहे हैं टॉप 10 कंट्रीज 85% उनको मिले और 15% उनको मिले कि जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। Contribute बट कहानी अदरवाइज ताकतवर ममालिक सब कुछ अपनी तरफ लेके चले जाते हैं। मकसद ये है कि अब हम इस रवैये को बदलने का इंतज़ार तो नहीं कर सकते। करना क्या हमने अपने वसाइल में रहते हुए बहरहाल एक कोशिश करनी है। एक तो ये कि हमने इसको अडॉप्ट कर लेना है। गोया कि अब हकीकत है, इससे मुंह मोड़ नहीं सकते। अगर आप पीठ करेंगे भी सही तो मुसीबत आपके पीछा पीछे नहीं खड़ी है, छोड़ेंगे। नहीं छोड़ने वाली। ठीक। अब हमसे जो माजी में गलतियाँ हुई हैं, जैसे इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि अगर रिवर बेड्स के अंदर आबादियाँ ना होती, हमने बरसाती नालों को भर के वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ ना बनाई होती, तो शायद ये तबाही और बर्बादी का जो स्केल है वो कदर कम होता। तो मेरे ख्याल में एक तो हमें अब इन चीज़ों को देखना पड़ेगा बजाय किसी किस्म के सियासी फ़ायदे नुकसान में गए बगैर, क्योंकि हमारे मसलत पसंदी आ जाती है ना कि फ़लाँ मेरा तहादी है, फ़लाँ के साथ करूँगा तो मैं बिज़नेस पार्टनर मेरा है तो नुकसान हो जाएगा। तो इन तमाम बातों को बालाए ताक रख के अब पहले मरहले में तुम्हें अपने रिवर बेड्स को जो असल हालत में मौजूद थे उनको बहाल करना पड़ेगा। उसके बाद गोया कि क्लाइमेट रेजिलियंस होना चाहिए हमें। अब हमने अपनी जो तामीरात आज सारी हैं वो ऐसी करनी है। अब देखें ना, चीन जापान जैसे मुल्क में जहाँ पे कितने बड़े रेक्टर स्केल के ज़लज़ले आते हैं, बट आप कभी सुनती हैं कि वहाँ पे लोगों की अमवात हुई हैं, बड़े पैमाने पे वहाँ पे इमारतें गिरी हैं, क्योंकि उन्होंने उस लेवल को मीट कर लिया है कि शायद 10 पॉइंट का भी आएगा तो उस तक उन्होंने अपना स्ट्रक्चर को डेवलप कर लिया मजबूत किया हुआ है। है, तो पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखना ये है कि वो अपना हाउसिंग का सेक्टर हो, आपकी एग्रीकल्चर हो या आपकी सनत हो, तमाम चीज़ों को अब आपने नए तकाज़ों के मुताबिक ढालना होगा। तो पहला काम हमें ये करना है। उसके बाद हमने बार बार दुनिया को सेंसिटाइज करना है कि देखें हमारा कसूर कोई नहीं है, बट हम इफेक्ट हो रहे हैं। तो काइंडली, ये दुनिया का कोई छोटा मुल्क नहीं है, 25-26 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल मुल्क है। इसको बचाने के लिए लोग भी आगे हैं, अपना रोल प्ले करें। तो मेरे ख्याल में हर दो तरफ हमें अपने एफर्ट्स को ऑन करना पड़ेगा। ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं फैजी साहब, ये मैं आपसे पूछ लेती हूँ। जैसे अभी सरफर मारे थे, इफ्तिखार शराजी साहब कह रहे थे कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने वाला मुल्क है, जो आलमी अखराज का तकरीबन 27 से 30% अखराज करता है कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करते हैं। फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है, अमेरिका, भारत, रूस और जापान वगैरह जो दीगर इसमें शरीक हैं, ये सारे माहौलियाती तब्दीली के अंदर जो भी चीज़ें जिन ममालिक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, इन ममालिक को हम क्यों मुतवज्जे नहीं कर पा रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि जो मुतासरा ममालिक हैं पाकिस्तान समेत, उन्हें मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए है? जब SCO कॉन्फ्रेंस होती है, उसका जब एलामिया जारी होता है, उसमें नो डाउट सारी चीज़ों पर बात होती है, लेकिन उस तरह से इन ममालिक की सुनवाई नहीं हुई। आपको नहीं लगता कि हमने आवाज़ ही नहीं उठाई उस तरीके से? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि आवाज़ चलें यहाँ से शुरू हो जाते हैं। असल में हमें पहले पता ही नहीं था और हमने इसका कभी उस हवाले से इदराक ही नहीं हुआ था। हमें ये अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या होगा, मौसमियाती तब्दीलियाँ कैसे आएंगी, ग्लेशियर्स कैसे पिघलेंगे, हमें इसका चक्कर ही कोई नहीं था। ये 2016-17 में जाके पहली दफ़ा इस बारे में सोचा गया कि मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से भी कुछ कर लेना चाहिए। जब वो मनसूबा जात भी बन गए, वो मनसूबे ही रह गए। मुसद्दक मलिक साहब से पूछिएगा किसी दिन कि वो क्या कहते हैं कि जब हमने सब कुछ फाइल्स भी बन गई, अमलन काम भी शुरू कर दिया, उसके बाद फिर ठप हो गया। फिर 2022 में जाके हमें अंगड़ाई आई जब हमने बहते हुए मवेशी देखे, इंसानी जानों का ज़िया देखा और लोगों की शहादतें देखी, नुकसानात देखे जानी माली। उसके बाद हमें ये हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, आई वाज देयर इन कनाडा दैट टाइम, कि जहां G20 और G8 इजलास था और उसमें कनाडा की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इतने भरपूर मुजाहरे हुए और गिरफ्तारियां हुई। मस्कोका ओंटारियो के अंदर ये इजलास होना था, लेकिन टोरंटो जो है वो मैदान जंग बन गया। मैंने तब पूछा ये मसला है कि, तो पता चला कि ये सारे मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो असरात पड़ने वाले हैं उस पे एहतजाज हैं, वो कर रहे हैं, उस पे नोहा कुना है। और मुझे तब पता चला कि अच्छा ये मामलात भी आगे चल के फेस करना पड़ेंगे, लिहाजा आज पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम एहतजाज करें उन ममालिक से। सेक्रेटरी जनरल UN ने पाकिस्तान में खड़े होकर फिर वहाँ जाके कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, वो आप दीदा भी थे, आंसू भी उनके निकले थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लिहाजा
शराजी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त ये कहा, बजाय हम उनकी तरफ देखें, अब हमें इन चीज़ों को सामने रख के कि ये है, ये रहनी है और हर साल ये होना है, ग्लेशियर्स पिघलते जाने हैं, उसमें अब हमें किरदार अदा करना होगा। उसमें हुकूमत वक्त का किरदार होना चाहिए, उसमें रियासत पाकिस्तान का किरदार होना चाहिए, उसमें मीडिया का किरदार बड़ा अहम है, मेरा किरदार बहुत अहम है, आपका बहुत किरदार अहम है। वो इसलिए कि हमारा जो वो तरीक़ाकार हो गया ना, हमारे यहाँ तो अफसोस के साथ कि मस्जिद की अगर टूटी भी ख़राब है ना तो मसवाक वहाँ डाल देते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते। किधर जाएंगे हम? बहसीत मजमुई ना हम सफाई का ख्याल रखते हैं। आपने बोरियों की बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि कैसे कैसे निकलती हैं कराची से, अब भी देख लीजिए आप। बाकी छोड़ दीजिए, इस्लामाबाद में कल क्या हुआ, अगर वो बरसाती नाले जो हैं उन्हें बंद ना किया जाता, ना किया जाए, उनको खोल दिया जाए, तो क्या G11, E11 और बाकी मामलात आप इस तरह देख सकते थे? यहाँ पे भी वही हाल है और मैं तो उधर जाना नहीं चाहता, रेड जोन की तरफ और दीगर मामलात की तरफ। लिहाजा ये बहसीत मजमुई इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है, मेरी आपकी भी जिम्मेदारी है। हम माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह हम तो ऐसे हैं कि हम डस्टबिन दूर से देखते हैं ना तो उसके अंदर फेंकने की बजाय निशाना लगाने लग जाते हैं, गई गई ना गई ना गई। इस तरह नहीं मामलात चलेंगे। हमें मसाजिद से लेके, इमाम बारगाहों से लेके, हमें स्कूल से लेके, और शजरकारी की बात, आखिरी एक जुमला, कनाडा के अंदर मैं फिर वाकई दोहरा देता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ वो पहले प्लास्टिक का पौधा देते हैं, उसके बाद जेन्युइन पौधा देते हैं और कहते हैं घर भी लेके जाना है, ये इट्स योर बेबी, अगर तुम इसे नहीं बचाओगे तो ये मर जाएगा। बच्चा भी उसी लालच में स्कूल जाता है कि मेरा बेबी ना मर जाए और घर में भी वो शजरकारी की बातें करता है। इत्थे कख नहीं होया, लिहाजा करना पड़ेगा, कहीं से आगाज लेना पड़ेगा। ठीक है जी, आगाज कहाँ से लें हम? नौशाद साहब, फर्ज करें कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए पहला कदम हमें उठाना है, वो पहला कदम क्या होगा? क्योंकि शऊर और आगही का भी एक बड़ा मसला है ना, लेकिन जब लोगों से शऊर और आगही की बात की जाती है तो वो कहते हैं जी कि पहले हमें रोटी और कपड़ा दो, फिर उसके बाद ये सारी बातें हमें समझाना, ये भी एक मसला है। तो आपको लगता है कि हम इस इशू से बहसीत कौम निमटना चाहते हैं? कभी निमटने के लिए कोई स्टेप्स लेंगे हम, नौशाद साहब? देखिए, रोटी कपड़ा उस वक्त होता है जब आप इंसान जिंदा रहे, और अगर कोई सैलाब इंसान को बहा कर ले जाए तो फिर रोटी कपड़े की बहस नहीं रहती। सबसे ज्यादा कीमती इंसानी जान होती है। आपने इस सैलाब में भी देखा, इसकी इंटेंसिटी वो नहीं थी जो 2022 की थी, लेकिन मेरी राय में जो मॉनसून बारिशों से जो डेथ्स हुई, अगर आप उनका तकाबली जायजा लें तो जो सैलाब से डेथ्स हैं वो उससे इंतहाई कम है। मॉनसून ने हमें बाय सरप्राइज लिया था, बारिशों ने तो उसकी 800 तक पहुंच गई थी और उसमें केपीके और गिलगित बल्तिस्तान की जो शहादतें हैं वो भी मौजूद थी। लेकिन सैलाब में पंजाब में अगर आप देखें तो कदरे आपको कंट्रोल नजर आएगा, उस तरह की जो लोगों की, आम लोगों की जानें नहीं गई, यानी प्रायोरिटी जो है वो इंसानी जान थी। अब मामला ये है कि देखिए सॉरी, ये जो बात शराजी साहब ने और फैजी साहब ने कही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला काम तो ये है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसको क्लीन कर दिया जाए, यानी आबी गुजरगाहें जो हैं वो हर सूरत में आपकी क्लीन हो जाएं। और दूसरा, आप अपने जमीन का ऑडिट कर लें, आपके जो नशेबी इलाके हैं वहां पर आप तय कर दें, और वहां पर ये जो बड़ी बड़ी बातें हम छोटे बड़े डैम और इन बहसों में और काला बाग और नीला और पीला बाग ये इन मसाइल में उलझे बगैर आपके जितने नशेबी इलाके हैं, पंजाब में 4,500 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जो बने बनाए छोटे नशेबी आपके वाटर रिजर्वायर्स हैं, उनको सिर्फ आपने जमीन एक्वायर करके उनको शक्ल देनी है, जेर जमीन टैंक बना लें, कुएं खुदवा दें, या आप उनको पानी को प्रिजर्व करने का तरीकाकार बना लें। यकीनन वहां तक पानी ले जाना पड़ेगा, छोटी मोटी नहरें, खाले, नाले खोद के आप वो बना सकते हैं, ये आप अपने ओन पे कर सकते हैं। ये पहला स्टेप है जो आपने करना है, ताकि जो पानी आप पर आ रहा है जो अगले साल भी आएगा और उससे अगले साल बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगले साल तो 22% ज्यादा नुकसान का अंदेशा NDMA ने जाहिर कर दिया इस साल ही। अब दूसरा जो मामला है, ये जो अगले स्टेप्स हैं उसके अंदर आप छोटे बड़े डैमों की तरफ बहस करते हैं कि जी कहाँ एक्चुअली आपको डैम की जरूरत है। डैम की जरूरत है भी या नहीं है, क्योंकि डैम सैलाब नहीं रोकते, डैम पानी जमा करते हैं या बिजली बनाते हैं। तो आपने डैम भर जाएंगे तो पानी आगे जाएगा, तो उसकी भी प्लानिंग करने की जरूरत है। जिस तरह इंडिया में डैम भरे, उन्होंने पानी छोड़ दिया, आपके स्पिलवेज आपको खोलने पड़ते हैं। जब अच्छा, मैं अब इसी पे बात करना चाह रही हूँ, टाइम थोड़ा सा हमारे पास शॉर्ट है नौशाद साहब। आगही का, जिसमें दरख्त लगाने से लेकर हर चीज एनवायरमेंट फ्रेंडली, यहां तक कि आपको अपना बजट भी क्लाइमेट चेंज पे रख के बनाना, आपका हर प्रोजेक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में बनेगा, तो फिर आप जो है ना, आप इस चीज को जिसकी आप बात कर रही हैं, वो एक क्लाइमेट रेजिलिएंट नेशन डेवलप कर सकते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट कंट्री बना सकते हैं।
ठीक है, अच्छा ये कुछ भारत के हवाले से भी मैं चाहूँगी, इम्तियाज़ फरहान साहब, बहुत सारे लोग अभी भी हमें सोशल मीडिया पर भी बात करते हुए दिखाई देते हैं। एहसन इकबाल साहब का उस रोज़ भी मैंने प्रोग्राम में जिक्र किया था, अभी भी मैं करूँगी कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह से भारत को पानी छोड़ना चाहिए था, भारत ने उस तरह से पानी नहीं छोड़ा है। और सोशल मीडिया पर भी हमें ये बहस होती दिखाई देती है कि जी ये जो जंग हमसे भारत हारा है उसका बदला लेने के लिए ये जो आबी जारहियत है ये की जा रही है भारत की जानिब से। सर ऐसा है या नहीं है, एक तो ये बता दीजिएगा, और अगर ऐसा है तो फिर हमारे पास इससे निपटने के लिए पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं सर? देखिए आसमा, या तो प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब बहुत मासूम है या मासूम बनने की हमेशा एक्टिंग करते हैं। जो उनका काम है मनसूबाबंदी का, उन्होंने उसके बजाय किसी को ब्लेम कर दें। अब हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया था जब 9 मई वाला ये हुआ, तो हमने जवाब दिया ना उसको। अब वो आबिजारियत करेगा, उसका राइट है, वो जो चाहे करे उसका राइट है। हमने उसके मुकाबले की स्ट्रेटेजी तो हमने बनानी है ना। जब हमने उसको जंगी महाज पर एक शिकस्त दी है तो आबी महाज पर हम देने को क्यों तैयार नहीं है? शराजी साहब जो फरमा रहे थे बिल्कुल ठीक है, हमें अब खुद शुरू करना पड़ेगा जनाब, हमें कि हमने आगे क्या करना है। अब सोनामी ट्री के ऊपर आप शहबाज शरीफ साहब को ले लें, एहसन इकबाल को ले लें, ख्वाजा आसिफ को ले लें, मैं और आप ले लें। सोनामी ट्री कहाँ गया? तबाह हो गया, कुछ भी नहीं था, करप्शन हो गई। ओ भाई छोड़ दें उसको। अब आप सोनामी ट्री आप शुरू कर दें, वहां पे जाए शहबाज शरीफ साहब और लगाना शुरू कर दें, दरख्त लगाने का सिलसिला शुरू करें। अगर हम दूसरी तरफ आए, आपको याद है हम 2 रोज पहले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि 2014 में ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग के लिए जो हमें फंड मिले कहाँ गए? 1 रुपया भी हमने इस्तेमाल नहीं किया। रिसर्च सेंटर बनने थे और उसके बाद 2017 में जो 188 मिलियन डॉलर हमें मिले वर्ल्ड बैंक की तरफ से, वो हमने क्या किया? 1 रुपए खर्च नहीं किया था। उसके बाद 2020 के जो सैलाब आया तो हमने परमिशन लेके यही बात कर रहे थे ना, सना खान साहब और हम सब यही बात कर रहे थे प्रोग्राम में। उसको हमने कहा कि जनाब वर्ल्ड बैंक से कि जनाब हम ये इसमें इस्तेमाल कर ले, लोगों को पैसे देने में इस्तेमाल कर ले, मुतासरी। उन्होंने बोला जाइए जी कर लीजिए। तो हम पे कौन ट्रस्ट करेगा दुनिया में? हम रोते रहते हैं क्या 12 बिलियन डॉलर की ये उस वक्त पीडीएम के दौर में जो एक मैराथन हुई थी उसमें वजीर खारजा बिलावल भुट्टो थे, शहबाज शरीफ थे, कितने रुपए मिले हमें वहां पर? हम ट्रस्ट डेफिसिट में जा रहे हैं। पूरी दुनिया में रोना रोते हैं कि हमारा कोई हिस्सा नहीं है, हमें कोई पैसे दे दो, हम काम करते नहीं है। कराची की मिसाल के तौर पे बात करूं कि मिड ईस्ट हॉस्पिटल था 8000 गज, अब वहां पे एक मॉल बना हुआ है। लेजिस्लेशन हुई है सिंध असेंबली की कि 1 दरख्त के मुकाबले में 8 दरख्त लगाएगा बिल्डर, 8 दरख्त लगाएगा ठेकेदार। रेड हमारे रेड लाइन बन रही है यूनिवर्सिटी रोड पे, एक हजारों नहीं लाखों दरख्त उखाड़ दिए। ये मलिर जो शाहराह भुट्टो बनी है वहां पे कितने दरख्त लगाए ठेकेदार ने, और ये जो ग्रीन लाइन बनी है उसमें कितने ठेकेदार। और मिड ईस्ट के अराउंड में कम से कम इस वक्त 50 जो 4-4 हजार और 8-8 हजार घर के इम्तियाज साहब कराची में तो अगर चले जाएं तो मेरा नहीं ख्याल एयरपोर्ट के आसपास का कुछ इलाका है जहाँ पे आप बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ दरख्त दिखाई दे देते हैं, उसके बाद तो कराची में कई दरख्त ही नहीं दिखाई देते। और अगर दरख्त दिखाई भी देते हैं तो पिछले कुछ सालों में एक इशू उठा था कि वो दरख्त लगाए गए जिनसे परिंदे भी दूर भागते हैं और वो माहौल के लिए भी अच्छे नहीं है और जेर जमीन पानी भी वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी अब उसको काटने पे लगे हुए। वो जो नौशाद साहब कहते हैं ना अल्लाह करेसी, तो एयरपोर्ट के अराउंड में भी अल्लाह करेसी दरख्त है, वो बाकी कोई दरख्त नहीं है। वो जो खास तौर पे अर्बन फॉरेस्ट की बात होती है फारूक था, अर्बन फॉरेस्ट की बात हो रही है। अर्बन फॉरेस्ट आप यहाँ पे आगे देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा किस किस्म के अमल करना है। आसमा हमें अमल किए बगैर दुनिया की तरफ देखेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। ये जो बार बार बात होती है, जो हम अगर दरिया के रास्ते साफ कर दें, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब तो बिजली बनाने के सोलर सही हो गया, सही हो गया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है इम्तियाज फरहान साहब, हाइड्रोल बिजली की तरफ छोड़ दे, हाइड्रोल बिजली छोड़ के अपने बड़े बड़े दरिया है वहां पे पानी रिजर्व करें। ठीक है। और जी बहैसियत कौम हमें इनफरादी तौर पर इसको शुरू करना होगा, अपने तौर पर हमें करना होगा, किसी और की बजाय, किसी और की तरफ देखने के बजाय। ब्रेक ले लेते हैं। ये जो माहौल है अभी सैलाब का, नुकसानात का, महंगाई बढ़ने वाली है, किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, और जी पाकिस्तान में न जाने क्या होने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये सारी चीज़ें भुलाकर एक जमात जो है उस पर तनकीद ये की जा रही है कि वो सियासत में लगी है। कौन सी जमात है और आज उसने क्या किया है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हम कुछ बात करेंगे पीटीआई की उस असेंबली की जो उसने कौमी असेंबली के इजलास का बॉयकॉट करके कौमी असेंबली के बाहर लगा ली। तहरीक इंसाफ का कहना इस बारे में यह है कि बाहर लगाई गई ये असेंबली उनके अरकान कौमी असेंबली को नाअहल करार दिए जाने के खिलाफ लगाई गई है। बॉयकॉट से पहले पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली के इजलास में ये लोग पहुंचे, उन्होंने वहाँ पर हाजिरियाँ भी लगाई स्पीकर के रोकने के बावजूद। उसके बाद ये बॉयकॉट करके बाहर आ गए। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि इस नाजुक वक्त में जब कौम सैलाब से निमट रही है, पीटीआई का रवैया दुरुस्त है और क्या इस बॉयकॉट से हुकूमत दबाव में आएगी? पीटीआई को कुछ हासिल वसूल होने वाला है इससे? शराजी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, बताइएगा। सैलाब का वक्त है, इसको पीटीआई ने एहतजाज का वक्त बना लिया, आपको लगता है कि मुनासिब अमल है? और जैसे ये हम सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि इस वक्त सियासत को पसे पुश डाल देना चाहिए, पीटीआई ये मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है सर? मेरा ख्याल में अगर आप पीटीआई पे तनकीद करते हैं तो आपको पहले चाहिए था कि आप पार्लियामान का इजलास ना बुलाते। देखें, इस वक्त कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा अरकान असम्बली की तादाद पंजाब से है। पंजाब के कम अज़ कम 11 अजला इस वक्त शदीद सैलाब से मुतासर हुए हैं। तो वहाँ के अवामी नुमाइंदे इस वक्त अपने हलकों में होने चाहिए थे कि यहाँ TADA वसूल करके तो ठंडे कमरों में बैठ के गॉसिप कर रहे होते। तो पहले तो हुकूमत अपने तर्ज अमल पर ज़रा तवज्जो देना कि इन दिनों में क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्या कानून साजी आप करने जा रहे थे, क्या ऐसा कोई मामला था जिसको आपने पार्लियामान में ज़हर बहस लाना था? कुछ भी ऐसा नहीं था और आपने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया। नतीजा ये निकला कि तमाम जो अवामी नुमाइंदे थे वहाँ के, वो सारे यहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे तो लोग वैसे बेयारो मददगार हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ तहरीक इंसाफ को हद पे तनकीद बनाना कि उन्होंने बाहर असम्बली लगा दी, भाई जाहिर सी बात है जब उन्हें लगेगा कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, उनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा, कौमी असम्बली सेनेट में 2/3 अक्सरियत ना होते हुए हुकूमत वक्त आइन के अंदर तरमीम कर रही है, उनके मुकदमात को फौरी तौर पे नहीं सुना जाता, उनकी ज़मानतों की दरख्वास्तें 6-6 माह उनकी समाअत नहीं होती, तो फिर आप उनसे कहेंगे वो अच्छे बच्चे बने, वो आपके साथ खड़े हो जाएं, वो मुंह के ऊपर पट्टियां बांध। सिचुएशन देखते हुए तो यही बनता है ना कहना कि अच्छे बच्चे नहीं, देखें उनके सूबे में भी सैलाब आया हुआ है। आसमा अलीमा खान साहब खुद फरमाती हैं कि अच्छे बच्चे बन जाना चाहिए, बतौर एक किसी पे न्यूट्रल तनकीद नहीं अंपायर करनी के तौर पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने या तो आप कहें कि बुनीर में, शांगला के अंदर, सवात के अंदर उन्होंने लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है और इस्लामाबाद में आके उठे थिएटर लगा के बैठे हैं और तमाशा कर रहे हैं। तो फिर तो मैं समझता हूँ कि बड़ा क्रिटिसिज्म जायज़ होगा कि वहाँ लोग चीख रहे हैं और वहाँ जाके सियासत कर रहे हैं, अपने लोगों को अगर लुक आफ्टर कर रहे हैं, वहाँ पे भी इस तरह के मामलात हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आप खामोश रह जाएं, आप इसको इग्नोर करें। बट आप भी तो इग्नोर नहीं कर रहे ना, उनकी सियासत के ऊपर आज आप भी सियासत कर रहे हैं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात ने जो भाषण वहाँ से बैठ के दिए हैं, क्या उनको देने चाहिए थे? नहीं देने चाहिए थे। तो मैं समझता हूँ कि ताली दोनों हाथों से बज रही है। अगर आप पार्लियामान को बैलेंस्ड वे में चलाएंगे, आप अपोजिशन के जायज़ मुतालबात को सुन के उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो दुनिया में कोई भी ऐसी जमहूरियत नहीं है कि जहाँ पे खामखा बुखार चढ़ा अपोजिशन को एहतजाज करने का, खामखा इस तरह का तमाशा लगाने का हो। कुछ वजूहात बहरहाल उसकी हैं जिसकी बुनियाद पे सब कुछ हो रहा है। ठीक है, वजूहात उसकी हैं फैजी साहब, और वजूहात क्या है ये रोशनी भी डाली है इफ्तिखार शराजी साहब ने। लेकिन मुझे बता दीजिएगा कि वजूहात कुछ भी हों, ये एहतजाज करने से, असम्बली के बाहर असम्बली लगाने से, हमने देखा कि पीटीआई को मीडिया में जगह तो मिल गई, ज़ाहिर है सब जगह पर यही बहस हो रही है, यही बात हो रही है, सोशल मीडिया पर भी यही सारा कुछ डिस्कस हो रहा है। लेकिन इससे हासिल क्या होने वाला है पीटीआई को? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, खासतौर पर हुकूमती अरकान ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पीटीआई वाले तो ज़िद्दी बच्चे बन गए हैं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ज़िद कर रहे हैं, करते रहे, हू केयर्स। देखिए, मैं शराजी साहब की इस बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अगर तो बहुत कोई अहम कानून साजी नहीं थी और बहुत कोई अहम ऐसा इशू नहीं था, तो डेफिनेटली अवामी नुमाइंदगान को अपने इलाकों में होना चाहिए था, जिनके वोट लेकर वो पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं और इस्लामाबाद के खूबसूरत हमारी असम्बलियों में कभी कभी एजेंडे से हटके भी कुछ आ जाता है ना, अचानक ही कोई बिल आ जाता है, अचानक ही मंजूर भी हो जाता है। चले, अगर कोई बिल भी नहीं आया, बिल की बात कर दी, अगर कोई ज़रूरी हो तो ठीक है, मैं अगली बात, हाँ बसद एहतराम मैं इस बात से ज़रूर इख्तलाफ करूँगा कि खाम खा तो नहीं कर रहे, वो खाम खाई तो कर रहे हैं, वो खाम खाई आए थे,
और पूरे मुल्क की जो है वो ईंट से ईंट बजा दी गई। वो खामखा ही आए थे जिन्होंने आके सीपैक को बंद कर दिया, वो खामखा ही थे जिन्होंने आके अच्छे भले मुआशी तौर पे आपको मज़ीद ऊपर बुलंदियों की तरफ जाते हुए तनज़ली की तरफ धकेल दिया। वो खामखा ही थे जिनके बारे में ये तो बात हो गई कि उन्होंने जी सुनामी मिलियन ट्री की बात की। किधर गए वो दरख्त? मिसाइलों की तरह लगे आके वो दरख्त जो काट के रखे हुए थे, चोरी करके रखे हुए थे, जिनको तराश खराश के रखा गया था कि इन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है, और वो सैलाब उनको बहा के ले गया और सिर्फ आम से घर नहीं कंक्रीट के घरों को भी तबाह कर दिया। वो खामखा ही थे ना। वो खामखा तो एक शख्सियत ऐसी बैठी हुई है कि जो इशारा अबरू करती है, ये कहते हैं कि हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। वो खामखा है जो लीडर है उनके, वो तो बस फिर मुल्क ना सामने रहा। अगर तो लीडर वो फर्द वाहिद जो है वही वो घंटा घर है और उसी के गिर्द घूमना है, तो फिर ये आज इनको तमाशा लगाने की जरूरत नहीं थी। आप कह रहे हैं वो तमाम मसाइल की जड़ हैं, वो समझते हैं तमाम मसाइल का हल ही वो हैं जो अडयाला में है। आज आसमा अगर वो दस्तखत करके हाजिरी लगा के बाहर तशरीफ ला के मीडिया में अपनी कवरेज करवा रहे हैं, तो वो ना आते दस्तखत करने, अपने इलाकों में अपनी अपनी फुटेजेस रिलीज करते और कहते कि हम तो जनाब इस पार्लियामेंट की बजाय अवाम में बैठे हुए हैं, उनके जो मसाइल हैं वो हल कर रहे हैं, वो जो मरने वाले हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो पानी में बह रहे हैं उनको खुशकी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ये करते तो आपका जो असल सवाल था यही बनता है। असल मकसद भी इनका यही होना चाहिए कि पाकिस्तान के इश्यूज, खास तौर पे सैलाबी इश्यूज, इस पे एक कुछ सोच, वो वाहिद सोच हो जिससे आगे चल के, हमने पहले जैसे कहा कि इस सोच की ज़रूरत है कि आइंदा ये हालात रहने हैं, हर साल ये होना है। जिस तरह निशात भाई कह रहे थे ना कि 22% ज़्यादा ख़तरात बढ़ जाएंगे अगले साल, लिहाजा उनका सोचें। एक बंदे की जान छड़ दो जो इसराइल की मजम्मत नहीं कर सकता, वहाँ के गाज़ा के इंसानी हकूक़ की बात नहीं कर सकता। मैं खुद जेल में पूछा कि आप इंसानी हकूक़ का भाषण दे रहे हैं, क्यों नहीं इसराइल की मजम्मत कर देते? उनका ये क्या बात हुई? लिहाजा ये चीज़ें छोड़ दीजिए, मुल्क को आगे लेके बढ़ने की बात करनी चाहिए और हम सबकी ये जिम्मेदारी है। मुल्क को आगे लेकर बढ़ने की बात करनी चाहिए है, लेकिन हम ये देख रहे हैं नौशाद साहब के कायमा कमेटियों के बाद पीटीआई आगे बढ़ते हुए अब कौमी असम्बली की कार्रवाई का भी बॉयकॉट कर रही है। तो आपको नहीं लगता है कि पीटीआई को ये सारी चीज जो है ये लाताल्लुक सी कर देगी सारे सिस्टम से? सर यकीनन मैं नहीं समझता। अभी फैजी साहब ने आपको एक बात कही है कि अगर उनकी नीयत कोई ऐसी होती, कोई जैसे कह लीजिए प्रोग्रेसिव कोई बात होती, तो फिर शायद वो असम्बली के बजाय अपने अपने इलाकों में होते। जब उनको पता है कि ये असम्बली जो है जो भी उस पर इल्जामात लगाते हैं ये वही असम्बली है, तो फिर उनको वहां बाहर बैठ के वहां पर टीए लेने के लिए हाजिरी लगवाने की जरूरत क्यों पेश आ गई? वो हाजिरी लगवा के क्यों गए? वो बगैर हाजिरी के चले जाते, अपने अपने इलाकों में रहते, वो असम्बली का इजलास ना अटेंड करते। थोड़ी सी मैं शिराजी साहब से जरा बसद एहतराम, अगर गुस्सा ना करें तो इनकी न्यूट्रलिटी जो है वो मुझे थोड़ी सी झुकी सी नजर आई किसी साइड के ऊपर, क्योंकि मुझे ये बात समझ में नहीं आई। पहली बात तो ये है कि देखिए असम्बली मेंबरान किस लिए हैं? ये रिलीफ वर्क के लिए नहीं होते। पहली बात ये एक्चुअली जिले हुकूमतों का काम है, ये एक्चुअली सीएम का भी काम नहीं है। और इन असम्बली मेंबरान का काम ये है कि ये हमें बताएं कि उस पार्लियामान में बहस करें कि आइंदा 22% नुकसान को कैसे कम किया जाएगा। इनका काम है वो पॉलिसी तरतीब दें जिससे ये तय हो कि आइंदा जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी महफूज होगी, मेरा माल महफूज होगा। वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी पॉलिसी है जो इन्होंने हमें देनी है, यही इनका काम है। और इससे ज्यादा अहम मौका कोई नहीं है असम्बली को बुलाने का या असम्बलियों में डिबेट्स करने का। मसला ये है कि मुझे तो ये भी शिराजी साहब कह रहे हैं पीटीआई ने गलत फैसला किया जो उन्होंने कहा कि यौम कश्मीर पे हमें एहतजाज करना चाहिए था, उन्होंने वापस लिया, ये गलत फैसला था। उन्हें जो यौम पाकिस्तान पे एहतजाज करना चाहिए था। अगर शिराजी साहब की थ्योरी से चले तो फिर उन्हें वो भी जो उन्होंने तर्क किया वो गलत किया। नहीं सर, उन्होंने ठीक फैसला किया था जब उन्होंने यौम पाकिस्तान या यौम कश्मीर या ऐसे मौके पर तर्क किया। फ्लड पे भी उनको तर्क करना चाहिए था, उनको एहतजाज नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए कि इस वक्त वो मिल बैठकर स्ट्रेटजी तय करें कि किस तरीके से आने वाले वक्त में उन्होंने अपने जो अवाम, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिस तरह झंग वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो रही है या पंजाब के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके लोगों को कैसे बचाना है, उसके लिए वो आते असम्बलियों में आकर वहां बात करते, वहां पर ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते। हाजिरी लगवाकर बाहर असम्बली लगाने के लिए, टीए लेने के लिए बैठने का जाने का वहां कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो सिस्टम है ना, हमें इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है, हमें अप्रोच बदलने की जरूरत है। ये वक्त वो है जहां पे आप कहते हैं कि मीडिया की भी जिम्मेदारी है, मुझे और आपको भी राय देनी है, हमें भी डिबेट में हिस्सा लेना है, हमें भी अपनी इनपुट देनी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये
एमपीए एमएनएज और जो जिलाई हुकूमतों का काम है वो चीफ मिनिस्टर मेयर का काम करे, चीफ मिनिस्टर का काम जो है वो कोई वजीर करे, वजीर का काम जो है वो कोई और करे। इस तरह सिस्टम नहीं ठीक होगा। ठीक हो गया, टाइम मेरे पास खत्म हो गया। नौशाद साहब, आई एम रियली सॉरी, टाइम खत्म हो गया, बट शराजी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? डिबेट का तकाजा है तो इस बहस में नवाज शरीफ साहब को भी आज होना चाहिए था, और पंजाब असम्बली का इजलास भी इस वक्त इन प्रोग्रेस होता, जरूर होना चाहिए। सबसे ज्यादा वो मुतासर है। तो मैं नौशाद साहब की बात से एग्री करता हूँ, बट अगेन जो कंडक्ट है मैं भी आपसे एंटायरली बिल्कुल डिफरेंट है। प्रॉब्लम ये है। सारे ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ये भी ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट है, पंजाब में हो रहा है तो फिर पंजाब में क्यों ये इजलास होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे, जिस सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगी इम्तियाज़ फरहान साहब। ये स्पीकर साहब बड़े हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, या सादिक साहब कह रहे हैं कि जी इस्तीफ़ों के मामले पर हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। इनफैक्ट भी नो कि पीटीआई के मजीद 28 अरकान जो हैं वो भी जो कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम इनके इस्तीफ़े वापस करवा लेंगे। बड़े पुरुमीद दिखाई देते हैं स्पीकर साहब, आपको लगता है इस पर भी यू टर्न लेगी पीटीआई? लिया है माजी में? क्या माजी में सरदार अयाज सादिक के दौर में इस तरह रिलीफ नहीं मिला था? क्या उन्होंने टीएडीए नहीं लिया था रिजाइन देने के बावजूद? क्या उनकी अकाउंट में 1 रुपए की तनख्वाह इंक्लूड इमरान खान वापस की गई है आज तक? क्या उन्होंने तनख्वाहें नहीं लिए? रिकॉर्ड है, बैंक के रिकॉर्ड मौजूद है, सब लिए उन्होंने। ये बाहर बैठ के बात करते हैं। और देखिए, मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि इमरान खान पॉलिसी नहीं चला रहे पीटीआई की। आप पीटीआई के ओहदेदार बैरिस्टर गौर से कसम उठा के पूछेगा, और कसम नहीं कर, उनसे कहिएगा अपनी औलाद की कसम खा के बताएं कि उनको टेलीफोन कौन करता है, उन्हें बताता कौन है कि अब क्या करना है। और जो इनके तंजीमी ओहदेदार, ये मैं बड़ी आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूं ये बात, जो इनके तंजीमी ओहदेदार हैं उनको पॉलिसी कहां से आती है। और आज जो इन्होंने इजलास बाहर किया है तो इमरान खान की तरफ से आया है। इमरान खान ने उनसे कहा है आज भी फेज माफिया काम कर रही है, उसके अंदर 3 से 4 बड़े टाइकून बिजनेसमैन शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, वो पॉलिसी देते हैं। और ये जो जितने इनके सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं, बोलने वाले, रन करने वाले नहीं कर रहा मैं, जो आके बोलते हैं, उनसे पूछे कि कौन क्या बोलता है कि आसमा ये वाला सवाल करेगी, लेकिन इस सवाल से पहले आपने ये बातें लाजमी करनी है। ये सारी चीजें हो रही है। 5 अगस्त को किसने कहा था, क्या कहा था? ये तो 12 सिर्फ ये आधा घंटे की इन्होंने पॉलिसी बनाई थी जब 2019 के अंदर मोदी ने ये गड़बड़ की थी कि भाई आधा घंटे जुम्मे के दिन खड़े होंगे हम, और वो भी मुंह बंद करके। और क्या कहा था कि अगर किसी ने कश्मीर में जाके जहाद की बात की तो वो पाकिस्तान दुश्मन होगा। ये किसने कहा था? मैंने कहा था, आपने कहा था? क्या वो सारी चीजें? तो आज भी 5 अगस्त को आपको एहतजाज करने की क्या जरूरत थी? 14 अगस्त को आपने कहा नहीं हम पाकिस्तान का झंडा लेके आएंगे, कोई नहीं आया। शराजी साहब वाला सवाल है ना कि उनके पास फिर ऑप्शंस क्या हैं, वो क्या करें? शराजी साहब कह रहे हैं जितना हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें, हुकूमत के खिलाफ नहीं, ना बने अच्छे बच्चे, और भाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। जहां मुल्क की बात आए वहां पे आपको मुल्क का बात करनी है। अगर ये पॉपुलैरिटी की बात करते हैं ना, तो आपको इस मुल्क के अंदर एक और अल्ताफ हुसैन को छोड़ के देखें, आप अल्ताफ हुसैन को मौका देके देखें, आप देखें आपको क्या करेगा। तो पॉपुलैरिटी अगर बात करेंगे तो पॉपुलैरिटी एक रखेंगे, हम मुल्क को सामने रखेंगे। ये जो फरमाइश है ना आपकी, ये पूरी नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन मैं काउंटर कह रहा हूं। और उस वक्त भी ये बात होती थी आसमा कि जब इंटरनेशनल कोई मामला चल रहे होते थे, कराची में इसी तरह इवेंट हुआ करते थे, इसी तरह की एक्टिविटी हुआ करती थी नेशनल लेवल पे। और उसमें ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत सारे मीडिया पर्सन टेप हुए, हम बिल्कुल क्लियर है। 2007-8 तक हम क्लियर थे और थे। तो हमें ये मुल्क की बात करनी चाहिए, मुल्क की बात करनी चाहिए जी। हालात ऐसे हैं, मामलात ऐसे हैं, हम सबको इकट्ठे होना है। और जब अलीमा खान साहिबा ने कह दिया तो फिर तो मेरे ख्याल में हो ही जाना चाहिए। अपनी पार्टी की तो सुन लेनी चाहिए, चाहे उनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इमरान खान साहब की बहन है, सिस्टर है, उनसे मिलती हैं, मुलाकातें करती हैं, तो मैसेज तो वही अक्सर बाहर लेकर आ रही होती है। हो सकता है ये भी इमरान साहब भी कह रहे हो कि जी बख्श दें उनको, वो काम करने दें। मरीम नवाज का भी उन्होंने खुद से नाम लिया। बहरहाल जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। फैजी साहब, शराजी साहब, इम्तियाज़ फरहान साहब, नौशाद साहब, आप लोग हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल मिलेंगे आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।